हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। माय नेम इज प्रवीण कुमार। हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर चुके थे। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि बेसिक डेफिनेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री का क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या यूजेज हैं इसके। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे मज़ेदार बातें आपको बताई थी कि बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट्स है जिसका यूज़ हम हर एक फील्ड में करते हैं। चाहे आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, चाहे आप मेडिकल कर रहे हो, चाहे आप नर्सिंग कर रहे हो, इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, हर जगह पे बायोकेमिस्ट्री के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, लागू होते हैं। ठीक है, और एक जो बात इम्पॉर्टेंट है कि बायोकेमिस्ट्री का मेजर जो रोल होता है वो किसी रिसर्च फील्ड में होता है। जैसे किसी डिजीज़ के प्रति हमको वैक्सीन का डिस्कवर करना है तो उसमें बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज बहुत मायने रखते हैं, है ना। तो आज हम लोग पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज़ आप यूट्यूब पे सर्च करें एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी, उसके प्लेलिस्ट में ये डाला हुआ है पार्ट 1। ठीक है, तो आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ये हो रहा होगा आपको कि बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि लेक्चर शूट कर रहे थे तो बारिश बहुत तेज़ आ गया, है ना। बट कोई बात नहीं, आपका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। आज पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स हमारा जो टॉपिक है आज का। कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं फ्यूल ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी का ये क्या होता है, ईंधन होता है। ठीक है, क्योंकि हम बहुत तरीके का काम करते हैं, डेली हम लोग साइकिल चलाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी आता है कहाँ से, आपके कार्बोहाइड्रेट से आता है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे डाइट का 68% जो पार्ट होता है वो केवल कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। ठीक है, जैसे कि आप सोचो ना कि जैसे आप कार चलाते हो तो कार को एनर्जी चाहिए। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है भाई, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है डीजल या पेट्रोल, है ना। इसी तरह हमारे बॉडी को एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, है ना। चलो, अब आते हैं हम, अगर कार्बोहाइड्रेट्स को हम केमिकली या डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रॉडली डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन देयर डेरिवेटिव्स। देयर डेरिवेटिव्स कहने का मतलब क्या है भाई, देखो कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो किससे ड्राइव हुआ है, एल्डिहाइड और कीटोन से ड्राइव हुआ है। अब कई लोगों के माइंड में ये आ रहा हुआ कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का मतलब क्या है। ठीक है, आप 11th क्लास में इसके डिटेल पढ़े होंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कई सारे रिएक्शंस भी पढ़े होंगे, बट मैं यहाँ केवल बता देता हूँ, एल्डिहाइड जो होता है उसका फंक्शनल ग्रुप ये होता है। ठीक है, एक साथ आपका आर लगा होगा, ये होता है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरीके का होता है, आर ये। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे आर होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब आर का मतलब यहाँ पे एक और कार्बन होगा, एक चेन ऑफ कार्बन होगा, है ना। इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। दिस इज अ कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो एक कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किससे ड्राइव होता है, एल्डिहाइड, कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, देखो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब जब आप कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के रूप में एल्डिहाइड या कीटोन होगा, साथ में कई सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। OH को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर एक होता तो बोलते हैं मोनोहाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, चलो, इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। तो कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। एक आप इम्पॉर्टेंट बात याद रखो जो कि आपको हमेशा काम आएगा। देखो वो बात क्या है, मैं बताता हूँ आपको। पहला कंडीशन, यदि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 में आता है तो इसको हम बोलेंगे ये कार्बोहाइड्रेट है। आया समझ में। इफ़ द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज 1:2:1 देन आई विल से दैट इज carbohydrate. Okay, now then if carbon, hydrogen, oxygen plus nitrogen, then I called this is a protein, है ना। यदि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन भी जोड़ दिया जाए तो इसको हम बोलेंगे ये प्रोटीन है। ठीक है, अब इफ़ कार्बन्स अमाउंट्स आर मैक्सिमम, यदि कार्बन्स का अमाउंट ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देन दिस इज़ अ फैट।
ठीक है। तो आपको मैंने 3 कंडीशन बतलाई कि क्या बतलाया मैंने आपको 3 कंडीशन। पहला कंडीशन बतलाया मैंने आपको कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होता है, तो ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बतलाया कि कार्बन का यदि अमाउंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे, सॉरी इसको हम फैट बोलेंगे, है ना, फैट बोलेंगे। फिर यदि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन भी जुड़ गया तो इसको हम बोलेंगे क्या, दिस इज़ अ प्रोटीन, है ना। एक बात आप याद रखें कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम बोलते हैं फ्रेमवर्क एलिमेंट। क्या बोलते हैं भाई, फ्रेमवर्क एलिमेंट। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड के अंदर ये 3 एलिमेंट्स पाए ही जाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में क्या होता है, पाया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं दिस इज़ अ फ्रेमवर्क एलिमेंट, ठीक है। किसी भी कंपाउंड्स को आप फ्रेम करोगे तो उसमें ये 3 एलिमेंट कहीं ना कहीं यूज़ होते ही हैं, ठीक है। चलिए अब आता है फंक्शनल ग्रुप। ग्रुप प्रेजेंट इंक्लूड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो ऑलरेडी प्रेजेंट होते ही हैं, साथ में क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे लिखना चाहिए था पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, आया समझ में। चलिए इसके अलावा ओज देखिए क्या बोल रहा है, ओज में जैसे कि आपका माल्टोज हो गया, ठीक है, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है। सब के लास्ट में क्या आ रहा है, ओज, लास्ट में क्या आ रहा है भाई, OAC। तो जहाँ भी ओज आएगा दैट मीन्स इट इंडिकेट शुगर लेवल या शुगर। जहाँ पे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, तो जहाँ पे लास्ट में ओज आ रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज़ अ शुगर, ठीक है। चलिए एक और आपको स्लाइड पे चलते हैं। ओज आ गया तो ये इंडिकेट करता है क्या, शुगर को, ठीक है। अगर एज आ गया तो ये इंडिकेट करता है एंजाइम को, ठीक है। जैसे कि माल्टेज, सुक्रेज, ठीक है, लैक्टेज, तो ये सारे क्या हो गए, एक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ये 2 सिंबल याद रखना है, जिसमें ओज आया वो शुगर होता है और जिसमें एज आया वो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, ग्लूकोज का है, और ये स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज का है, ठीक है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मेजर डिफरेंस कहाँ पे होता है कि ये देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है। दोनों के स्ट्रक्चर लगभग सेम होते हैं बट डिफर करता है फंक्शनल ग्रुप में। जो ग्लूकोज होता है वो अल्डिहाइड ग्रुप इसमें होता है और फ्रुक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप होता है, आया समझ में, ठीक है। चलिए और देख रहे हो यहाँ पे ये क्या होता है, ग्लूकोज हेक्सोज होता है। हेक्सोज का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने इसमें, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, इसलिए ये हेक्सोज शुगर होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा नेमिंग करने के लिए कैसे हम नेमिंग करते हैं। 3 कार्बन ट्रायोज, टेट्राओज, ठीक है, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा जब इसके नेमिंग पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। फिर अभी आप इतना याद रखें कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ग्लूकोज में आपके अल्डिहाइड ग्रुप पाए जाते हैं और फ्रुक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। चलिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिस इज़ अ अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। ये किस में है, ग्लूकोज में है। अब देखिए ये जो है वो सारे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ठीक है। देखिए ये सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आया कि एक ग्लूकोज के अंदर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं, तो आप याद रखिए 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देख रहे हो यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कई लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि सर ये कैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये क्या है, ऑक्सीजन, और ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, कार्बन, ठीक है। तो ये बन गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, किसके साथ कंबाइन किया हुआ है, कार्बन के साथ, ठीक है। तो एक ग्लूकोज के अंदर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं, 5। कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो कार्बोहाइड्रेट का मोलिकुलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, CxH2O। वाई देखो H2 जो है वो नीचे होता है, मतलब
हाइड्रोजन से नीचे होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा था इसलिए मैंने उसे दिखा दिया ऐसे, ठीक है। ऐसे होता है, देखो मैं बताता हूँ। इसको आप ऐसे कैसे इंडिकेट करोगे, इसको आप ऐसे इंडिकेट करोगे CxH2O ठीक है, ऐसे इंडिकेट करोगे इसको, है ना। चलो अब ये रेशियो जो कार्बोहाइड्रेट का रेशियो होता है वो कैसे होता है, 1:2:1 मैंने आपको बताया। चलो मैं इसको आपको बताता हूँ फार्मूला के बेस पे। देखो फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का C6H12O6, कट करो इसको 1:1, तो 1:2:1 आया ना, 1:2:1, ठीक है। चलो चलिए अब देखो एक एक्सेप्शन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए और कोशिश करना कि ये नाम आपको याद रहे, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। देखो रेमेनोज एंड डिऑक्सीराइबोज आर कार्बोहाइड्रेट बट डिड नॉट फिक्स इन द जनरल फार्मूला। क्या बोलता है, रेमेनोज और डिऑक्सीराइबोज ये कार्बोहाइड्रेट्स तो होते हैं लेकिन ये इस फार्मूला में सेट नहीं हो पाता है, ठीक है, समझ में आया। इसके अलावे सम कंपाउंड्स आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी कई बार पूछा गया है। कुछ कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट नहीं भी होते हैं बट ये फिक्स होते हैं इस फॉर्मूला में, जैसे कि एसिटिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं भी होते हैं फिर भी ये इस फॉर्मूला में क्या होते हैं, पुटअप हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना कि केवल ये फॉर्मूला के बेस पे ही हम बता दिए कार्बोहाइड्रेट्स है, इसके एक्सेप्शन भी है, ठीक है। देखो ग्लूकोज आर नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, ग्लूकोज क्योंकि एक मोनोसेकेराइड है इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ठीक है, माल्टोज हो गया, ये सारे डाइसेकेराइड होते हैं, इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया तो वो किस में टूटता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, कई बार पूछा गया है, इसको आप याद कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप याद कर लें, कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसी तरह माल्टोज को आप हाइड्रोलाइज करोगे तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ही टूटेगा, और लैक्टोज को जब हाइड्रोलाइज करोगे तो वो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में टूटेगा। अब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में क्या डिफर है मैं आपको बतलाता हूँ। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो पोजीशन होता है वो एक में लेफ्ट होता है, एक में राइट होता है, ठीक है। मैं आपको जब दिखाऊंगा स्ट्रक्चर तो वहाँ पे आपको मैं बतलाऊंगा, ठीक है, कि क्या डिफरेंस होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। फिलहाल आप एक चीज़ और याद रखें, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसको बोलते हैं सुक्रेज, ठीक है। माल्टोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसको बोलते हैं हम लोग माल्टेज, ठीक है। इसी तरह लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसको बोलते हैं लैक्टेज। मैंने आपको बताया था जहाँ पे एज आ गया वो क्या इंडिकेट करता है, एंजाइम्स को, और ओज आ गया तो वो शुगर को इंडिकेट करता है। आया समझ में, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे मूव करते हैं, ये आप याद रखोगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। चलो यहाँ पे देख पा रहे हो जनरल फार्मूला यही होता है, और यह है एक बेसिक स्ट्रक्चर किसका, फ्रुक्टोज का, और ये ग्लूकोज का, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे कार्बन 1 होता है, हाइड्रोजन उसका दोगुना होता है, और ऑक्सीजन फर्दर 1 होता है, तो 1:2:1 कैसे आता है मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन सेल। पहला फंक्शंस क्या होता है, ये मेजर सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है। हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूट के हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये मेजर सोर्स होते हैं किसके लिए, एनर्जी के लिए। दूसरा मेजर स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट सेल, जैसे कि सेलुलोज, ये भी पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, और सेलुलोज जो होता है वो प्लांट का सेल वॉल तो सेलुलोज से ही बना होता है ना, तो सेलुलोज जो होता है वो प्लांट्स का ही एक कंपोनेंट्स होता है। आप ये भी बोल सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो किससे मिलता है हमको, प्लांट के प्रोडक्ट से ही मिलता है, तो ये एक मेजर कंपोनेंट्स होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है, या प्लांट सेल का। इमीडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, ये ब्रेकडाउन होता है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। अब देखिए रिजर्व और स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये बातों को हमेशा याद रखना कि ग्लाइकोजन क्या होता है। चलो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एडवांस आके आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो समझने का कोशिश करना, जो प्लांट्स होते हैं ना
वो क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। वो ग्लूकोज के फॉर्म में फूड को प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, मिनरल्स, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये फूड का जो ट्रांसलोकेशन है वो करता है सुक्रोज के फॉर्म में। अब कई लोगों को ट्रांसलोकेशन का मतलब समझ नहीं आ रहा होगा। ट्रांसलोकेशन का मतलब भाई फूड कहाँ प्रिपेयर होता है, लीफ में। अब वो फूड किसको चाहिए, रूट को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, ब्रांचेस को भी चाहिए, तो फूड को ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह पे। तो वो किसके फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है। और ये जब सुक्रोज का अमाउंट बढ़ जाता है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि जैसे हमारे घर में क्या होता है, खाना अधिक हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, फिर उसको बाद में हम लोग खा लेते हैं। उसी तरीके से प्लांट में क्या होता है, यदि सुक्रोज का अमाउंट अधिक हो गया तो वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टार्च, ठीक है। स्टार्च में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। आया समझ में? फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। प्लांट जो है वो अपना खाना बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। यदि ग्लूकोज का और ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। फिर ग्लूकोज के रूप में वो फूड को प्रिपेयर करता है। फिर यदि फूड को ट्रांसलोकेशन करना है तो वो सुक्रोज के फॉर्म में करेगा, और स्टोर करना है तो इनएक्टिव फॉर्म दैट इज स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर कर लेता है, ठीक है। सेम केस इन द एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, या ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, देखो ह्यूमन बींग के अंदर क्या होता है कि ये ह्यूमन बींग है, इमेजिन करो, ये इसको भी चाहिए फूड ग्लूकोज के रूप में, ये भी फूड लेता है ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। लेकिन यदि इसके पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये उसको स्टोर कर लेगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। आया समझ में? यदि ह्यूमंस के बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है तो वो उसको स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और यदि हम फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग में तो आपको ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, फिर भी हम मरते नहीं हैं, ठीक है। भूख लगती है लेकिन हम डाई नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि अब ये जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ था वो क्या होता है, ब्रेक डाउन करके वापस ग्लूकोज बन जाता है। आया समझ में, है ना? चलो, सम केसेस में क्या होता है, जो फैट जो होता है ना, फैट ये भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कब ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, देखना जब कोई इंसान खाना खाना बंद कर देता है ना, तो कुछ समय के बाद वो उनका बॉडी क्या होता है, दुबला पतला होने लगता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी तो आप ले नहीं रहे हो बाहर से, तो वो, और हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो उस केस में क्या होता है, कुछ मात्रा में प्रोटीन जो आपकी बॉडी में है तो वो हेल्प कर देता है, और फिर हमारा जो फैट है वो फैट ब्रेक डाउन होने लगता है, इसलिए बॉडी हमारा दुबला पतला होने लगता है, ठीक है। आया समझ में? चलो हम लोग आगे मूव करते हैं। तो ये बातें आपको यहाँ पे समझ में आई होप आ गई होंगी, ठीक है, कि जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल होता है या एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करता है, वो स्टोर कर लेता है। यहाँ पे देखो, दिस इज़ द अल्डिहाइड ग्रुप। ये क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, और ये भी अल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी कीटोन ग्रुप है। कीटोन आगे मतलब आपका फ्रुक्टोज ग्रुप है। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि मेजर डिफरेंस कहाँ है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। देखिए, ग्लूकोज के इस कार्बन पे देखिए, कार्बन नंबर 4 में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड में है, इधर है, देखो है ना, और इसमें किधर है, लेफ्ट साइड में है। आया समझ में? आया समझ में? तो डिफ़र कहाँ कर रहा है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, तो कार्बन नंबर 4 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे वो डिफ़र करता है, ठीक है। कीटोन में तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कीटोन ग्रुप होगा, और ग्लूकोज में यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है। चलिए, ग्लाइकोजन के बारे में एक मज़े की बात आप याद रखें। देखो क्या, ये है ग्लाइकोजन जो कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज है। ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या होता है, 2 जगह पे स्टोर होता है हमारे बॉडी के अंदर, एक हमारे लीवर में, एक हमारे मसल्स में। ये जो लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसको फर्दर यूज़ कर लिया जाता है बाय द ऑर्गन एंड टिश्यूज़ के द्वारा, ठीक है। जैसे कि आपका हार्ट यूज़ कर लेगा, आपका लंग्स यूज़ कर लेगा, आपका किडनी यूज़ कर लेगा, आपका टिश्यू यूज़ कर लेंगे। लेकिन जो स्टोर होगा मसल्स में, वो मसल्स ही केवल यूज़ करता है। उस ग्लाइकोजेंस को कोई ऑर्गन क्या करता है, यूज़ नहीं कर पाता है, केवल और केवल मसल्स ही यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। आया समझ में? चलो देखो, इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंस देखते हैं इसके। कार्बोहाइड्रेट्स और इनिशियली सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस। पता है हमको कि कार्बोहाइड्रेट्स हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से मिलता है। प्लांट्स कैसे उसको सिंथेसाइज करता है, बाय द वे ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के इंपॉर्टेंस क्या है, ये प्रोवाइड करता है एनर्जी, और ये स्टोर करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च
प्लांट स्टार्च के फॉर्म में प्लांट स्टोर करता है और ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल्स या ह्यूमंस स्टोर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, सप्लाई करता है कार्बन को टू सिंथेसिस अदर कंपाउंड्स। ये जो कार्बन होते हैं वो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कार्बन को सप्लाई करता है ताकि कुछ और भी कंपोनेंट्स को हम तैयार कर सकें। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है सेल्स के अंदर और टिश्यू के अंदर। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा जो लिविंग बॉडी है वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बॉडी है वो मेजर कार्बन से बना हुआ है। जैसे कि आपका जो आप डीएनए पढ़ते हो तो आपका जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, वहाँ पे कार्बन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो जो कार्बन होता है वो उसका इंपॉर्टेंस हमारे सेल में, हमारे टिश्यू में भी काफ़ी ज़्यादा होता है फॉर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को तैयार करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ें और कार्बोहाइड्रेट के सोर्स को ना पढ़ें तो बातें आपकी अधूरी रह जाती है। जैसे कि आपका डेयरी, दूध वगैरह में भी कार्बोहाइड्रेट्स का मात्रा पाया जाता है, जैसे कि मिल्क, योगर्ट हो गया एंड आइसक्रीम हो गया, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट भी पाया जाता है। इसके अलावा फ्रूट, जितने फ्रूट हो गए, जितने फ्रूट के जूस हो गए, उस वे सब में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट पाया जाता है। इसके अलावा ग्रेन्स जो हो गए जैसे कि ब्रेड, राइस, क्रैकर्स एंड सीरियल्स, ये सारे में कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट होता है। इसके अलावा कुछ लेग्यूमिनस, कुछ दालें जैसे हो गई, बीन हो गया एंड द अदर प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हो गए, इस सारे में कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट होता है। इसके अलावा स्टार्ची वेजिटेबल जिसमें स्टार्च का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, पोटैटो हो गया, कॉर्न हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, वो सारे में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। आया समझ में? तो ये सोर्स हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के, है ना। अब एक जो कि कई बार पूछा गया था है ये क्वेश्चन कि क्या कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली होता है या नहीं होता है, उसको समझने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब आपको मैं यहाँ पे कुछ ही पॉइंट बताऊँगा, इसके काफ़ी सारे पॉइंट हैं, वो आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो चलिए हम लोग अपने स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने का जो पहला सिचुएशन है वो क्या होना चाहिए। देखिए, ये लाइट है, ठीक है, ये तो लग रहा पेड़ के जैसा, इसको हटाते हैं, एक लाइट बनाते हैं ना। ये बल्ब लग रहा है आपको, चलो ठीक है, ये बल्ब है, इमेजिन करो ना बल्ब है। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये लाइट, यहाँ से कई सारा लाइट आएगा। ये क्या है, निकोल प्रिज्म। याद रखें, निकोल प्रिज्म का खास बात क्या है कि ये लाइट को डाइवर्स नहीं करता है, वो एक ऐसे निकालता है, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, आया समझ में? तो पहला सिचुएशन क्या है कि यदि, ठीक है, एक लाइट होना चाहिए, लाइट को हम कहाँ पे फॉल करा रहे हैं, प्रिज्म के ऊपर, और ये प्रिज्म का नाम क्या है, निकोल प्रिज्म। फिर यहाँ पे कोई सॉल्यूशन रखेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक कार्बोहाइड्रेट्स का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, या कुछ भी सॉल्यूशन ले सकते हैं। यदि ये लाइट इधर या इधर बेंड करता है, ठीक है, इफ़ अ लाइट इज बेंड टुवर्ड राइट और टुवर्ड लेफ्ट, देन दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ अ प्लेन पोलराइज लाइट बेंड टुवर्ड लेफ्ट और टुवर्ड राइट, देन दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड को एक्टिवली तब बोलेंगे जब वो जो लाइट है वो बेंड कर दे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, ठीक है। और यदि ये लाइट बेंड नहीं किया, जैसे कि वो राइट और लेफ्ट बेंड नहीं करता है, सीधा पास हो जाता है, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये पहला चीज़ आप दिमाग में बैठा लें कि अगर लाइट लेफ़्ट या राइट बेंड कर जाता है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और यदि सीधा पास हो गया तो वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजेंगे कि वाटर क्या है, वाटर ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए कि वो प्लेन पोलराइज लाइट जो होता वो पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप एम को काटोगे या इसको फोल्ड करोगे तो ये फोल्ड हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। बट आप एन को भी फोल्ड कर सकते हो, ठीक है, बट आप
जे को फोल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है, फिर आप एल को फोल्ड नहीं कर पाओगे, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करता है। तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। जो भी कंपाउंड जो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जैसे कि आपका जेल, ये जो जे है वो इक्वल हाफ नहीं कटेगा, दो इक्वल पार्ट में नहीं बटेगा, वो क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। आया समझ में? कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है, वो सोचते हैं कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। नहीं, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है, और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये दूसरा कंडीशन है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होने का। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या है कि कायरल होना चाहिए, जो कंपाउंड है वो कायरल होना चाहिए। अब ये कायरल का मतलब क्या होता है, कायरल का मतलब होता है जैसे कि ये कार्बन है, इसके चारों साइड अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, ये सारों क्या होना चाहिए, अलग अलग, इसको बोलते हैं कायरल कार्बन, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कायरल कार्बन। तो कंडीशन नंबर 3 क्या है कि जो कार्बन होना चाहिए वो कायरल होना चाहिए। कायरल का मतलब कि जिसके चारों साइड अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ए, यहाँ पे ए अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कायरल। और ये जो कायरल हो गए वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, आया समझ में? और जो हमारा ये 3 जो कारण है या 4 कारण मैंने आपको बतलाई वो आपको याद रखना है। पहला कारण मैंने आपको क्या बतलाया था, पहला कारण बतलाया था कि जो लाइट है वो लेफ़्ट या राइट बेंड कर जाएगा, उसको ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दूसरा, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। और तीसरा मैंने आपको बतलाया कि वो क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी आप फिलहाल याद रखें। इसके अलावा भी कई सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मैं यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, बायो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ बातें आप याद रखें, ठीक है, कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन सा इनएक्टिव होगा। आपको समझ में आया? पहला, कोई भी लाइट राइट और लेफ़्ट बेंड करता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। कोई भी अगर वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है तो वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और थर्ड कंडीशन था कि कार्बन जो होना चाहिए वो कायरल होना चाहिए। आपको कायरल का मतलब ही बताया कि कार्बन के चारों साइड अलग अलग फंक्शनल ग्रुप या अलग अलग एलिमेंट्स क्या हो, प्रेजेंट हो, तो वो क्या होता है, कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। आया समझ में? चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या है, वो क्या है भाई, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो मैं आपको बता दूं, जो कार्बोहाइड्रेट्स का एक जो मेजर प्रॉपर्टी होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो आंसर क्या होगा, यस। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, चलो मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो यहाँ पे ये क्या है, लाइट है, ठीक है, और लाइट के यहाँ से एंटर कर रहा है, और ये जो है वो एक जो लाइट है वो यहाँ से जा रहा है यहाँ पे। एनालाइज़र का मतलब होता है वहाँ पे वो देख सकते हो कि वहाँ पे कैसे बेंड कर रहा है, घूम रहा है। ये क्या यहाँ पे भरा हुआ है, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के सॉल्यूशंस भरे हुए हैं, ठीक है। जब आप लाइट को पास करोगे तो ये जो सॉल्यूशंस है वो ऐसे मूवमेंट करेगा, दैट मीन्स कि ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। आया समझ में? तो चौथा प्रॉपर्टी आपको मैंने बताना भूल गया था कि जो भी सॉल्यूशंस हो यदि वो मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, वो मूवमेंट शो करेंगे, दैट मीन्स वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो सॉल्यूशंस है उसको आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सॉल्यूशंस क्या करता है, मूवमेंट करता है ना। आया समझ में? चलो, तो यहाँ से आपको एक बात पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स के सॉल्यूशंस भी क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। चलो, अब जो हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसको मैं इस लेक्चर में कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक लेक्चर है ना। जहाँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनोसेक्राइड को डिटेल में पढ़ेंगे, ओलिगोसेक्राइड को डिटेल में पढ़ेंगे, पॉलीसेक्राइड को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है मोनोसेक्राइड, क्या इसके रिएक्शंस हैं, क्या इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे फोकस करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि व्हाट हैपन इफ़ लेवल ऑफ ग्लूकोज आर इंक्रीजेज इन आवर बॉडी। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज का और हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री तो हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव क्या होता है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन ग्लूकोज तो हमारे बॉडी में भी होता है, तो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ग्लूकोज का जो लेवल है वो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाए या ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो उस केस में क्या होता है। ठीक है, आज इंडिया में या हमारे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशंस है उसमें 80 से 90% पॉपुलेशंस में जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं डायबिटीज़ से। नाम तो आप सबने सुना होगा कि डायबिटीज़, ठीक है, जिसको मधुमेह बोलते हैं, है ना। तो डायबिटीज़ आज हमारे जो